सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम है इसमें हम अ, एक और घोटाले पे चर्चा करने वाले हैं और ये है सीबीएसई का ओएसएम स्कैंडल। और इसके माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पिछले 12 सालों में ये जो बीजेपी की सरकार है इसने भारत की जो शैक्षणिक व्यवस्था है इसे पूरी तरह से क्या बोलते हैं, नष्ट भ्रष्ट और भ्रष्ट कर दिया है। और ये इतनी ज़्यादा भ्रष्ट हो चुकी है कि अंदर से सड़ांध, बदबू अब ये ऊपर तक आ चुकी है। ठीक, तो इसी पूरे मामले को आपके सामने रखते हैं। और ये जो मामला है सीबीएसई का ओएसएम स्कैंडल या घोटाला, ये साधारणतः अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई छोटी मोटी बात है, बच्चों के परीक्षा का कुछ मामला है छोटा। नहीं, जब इसे आप अंदर से टटोलते हैं तो आपको पता चलता है कि ये उससे ज़्यादा गंभीर मामला है। और उससे भी ज़्यादा गंभीर बात यह है कि हमारी पूरी व्यवस्था, हमारा पूरा सिस्टम, ठीक, इस पूरी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस पूरे मामले को किसी तरह से बीजेपी के पक्ष में कवर अप करने में लगा हुआ है। ठीक, तो सबसे दुर्दांत पहलू इस पूरे घटनाक्रम का हमें यही नजर आता है। ठीक, तो हम आज इस पूरे मामले को सीबीएसई ओएसएम स्कैंडल जो है इसे आपके सामने रखते हैं और इसे उस स्थिति में समझाने की हम कोशिश करेंगे आपको कि जिससे ये पता चले कि इस मामले की गंभीरता क्या है और कैसे लाखों की संख्या में छात्र जो हैं इससे प्रभावित हुए हैं, वो तमाम सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ठीक, चलिए, तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारे प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और उसके माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को आपके सामने हम रखते हैं। ठीक, तो दर्शकों, मामला ये है कि ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी सरकार में जो शिक्षा विभाग है इसे पूरी तरह से आरएसएस को दे दिया है और आरएसएस ने अपने जो भी मंसूबे थे इस पूरे शैक्षणिक तंत्र में पूरा करने के लिए अपने पसंदीदा लोगों को यहाँ पे बिठा के रखा हुआ है। और अब हालात उन स्थितियों पे आ गए हैं कि पूरा शिक्षा विभाग, पूरा शैक्षणिक तंत्र हद दर्जे के भ्रष्टाचार में डूब चुका है। ठीक है, और ये सीबीएसई का ओएसएम घोटाला इस बात की क्या बोलते हैं, तस्दीक करता है कि इस पूरे शैक्षणिक तंत्र में आरएसएस बीजेपी के लोग जहां पर मौजूद हैं, बुरी तरह से सिस्टम सड़ा चुका है। किसी की कोई नैतिकता नहीं है, किसी की कोई ईमानदारी, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और बस सब यहाँ पर बैठ के मौज मस्ती मार रहे हैं। ठीक है, धर्म के नाम पर अपनी गफलती बातें कर रहे हैं और पूरे सिस्टम को इन्होंने करप्ट और भ्रष्ट कर दिया। ठीक, तो बहुत गंभीर हालात में हमारी शैक्षणिक तंत्र इस समय आरएसएस के द्वारा और उनके चटुकारों के द्वारा, जिन्हें शैक्षणिक तंत्र में घुसा दिया गया है, कर दिया गया है। और ये जो पूरा मामला है उसे बताता है कि ये पूरी भ्रष्ट व्यवस्था अब नीचे तक शैक्षणिक तंत्र में कैसे उतर चुकी है। ठीक, चलिए, तो इस पूरे मामले को थोड़ा आपके सामने रखते हैं और विशेष संदर्भ में रखते हैं, क्योंकि मामला बड़ा गहरा है। इसके कई पहलू हैं जिन पर बात ही नहीं की गई है और हमारा जो मीडिया है वो बिल्कुल किसी सुअर की भांति इस मुद्दे पर मुंह चुप बंद करके बैठा हुआ है, वो कुछ बोलना ही नहीं चाहता। हम सोशल मीडिया पे अगर आप देखें, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाएं, प्रिंट मीडिया पे जाएं, दैनिक भास्कर जैसे अखबारों में जाएं, तो पूरे दिन मुल्ला मुल्ली और मुस्लिम और बकरा यही सब खबरें चल रही हैं। और जो लाखों छात्र हैं जिनके साथ इस स्तर पे इस भ्रष्ट व्यवस्था ने बेईमानी की है, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, कुछ बताया ही नहीं जा रहा। केवल ऐसा है छोटा मोटा कुछ कांड हो गया जैसा कि बीजेपी में होता रहता है, बस ऐसे ही इस पूरे मामले को गफलत में डालकर छुपा दिया जा रहा है। और लाखों की संख्या में बच्चे हैं वो इस तपती गर्मी में अपनी परीक्षाओं के नंबर और रिवैल्यूएशन और तमाम सारी परेशानियों को लेके इधर उधर भटक रहे हैं। और 12वीं के छात्र आखिर कितना मनोबल रखते हैं, उनमें से कई सारे छात्र अवसादग्रस्त हैं, कई सारे छात्र जो हैं वो काफ़ी तकलीफ़ों में हैं, कईयों के माँ बाप के पास पैसे भी नहीं है इस पूरे रिवैल्यूएशन और तमाम सारी चीज़ों को करने के लिए। और ये जो भ्रष्ट व्यवस्था है ये किसी भी किस्म की जिम्मेदारियों को लेने के लिए तैयार नहीं है। ठीक, तो ये पूरा मामला बेहद दुखद है, बेहद तकलीफदायक है। चलिए, इस पूरे मामले को थोड़ा सा हम आपके सामने रखते हैं।
तो दर्शकों, भारत की जो शैक्षणिक व्यवस्था है, शैक्षणिक तंत्र है, बेहद बीमार है। आज से बीमार नहीं है, लंबे समय से बीमार है। और इसकी कई बीमारियां हैं। उन बीमारियों में से कुछ बीमारियां भाई भतीजावाद की हैं, कुछ बीमारियां जातिवाद की हैं, कुछ बीमारियां भ्रष्टाचार की हैं, ये तो आपको पता ही है। और हद दर्जे तक भ्रष्ट व्यवस्था है। और एक सामान्य सी परेशानी जो हमेशा हर बार छात्र जूझते रहते हैं इस पूरी भ्रष्ट व्यवस्था से, वो ये है कि परीक्षाओं के दौरान छात्र अपने पेपर देकर आते हैं और उसके बाद जो कॉपी जांचने वाले जो मास्टर होते हैं, वो सामान्यतः नंबर जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, जात देख कर देते हैं, अपने भाई भतीजावाद देख कर देते हैं, या फिर भ्रष्टाचार के तहत जिससे उन्होंने पैसे ले रखे हैं उसके पैसों को देख कर देते हैं। इस बात के आरोप लंबे समय तक भारत की शैक्षणिक तंत्र यानी सी जो हायर एजुकेशन है और आपकी क्या बोलते हैं हाई स्कूल और मिडिल स्कूल की एजुकेशन है, उस पे लगते रहे हैं। और ये कोई नई असामान्य सी बात नहीं है कि जात देखकर नंबर देना और किसी का मुंह देखकर नंबर देना, किसी के भाई भतीजावाद देखकर या भ्रष्टाचार के तहत नंबर दे देना, ये हमेशा आरोप लगते रहे। ठीक, तो हमेशा कॉपियों की जांचना, बच्चे कॉपी में अपने आंसर लिख के आते हैं और कॉपियों की जांचने को लेके हमेशा ही विवाद बना रहता है कि भाई ये जो मास्टर है इसने अपनी जात के लोगों को ज्यादा नंबर दे दिए, नाम देखकर नंबर दे दिए, सवर्ण निम्न जात देखकर नंबर दे दिए, भाई भतीजावाद के तहत नंबर दे दिए, भ्रष्टाचार के तहत नंबर दे दिए। ये आरोप लंबे समय से लगता रहा और ये उम्मीद की गई कि विद द इंक्लूजन ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक के शैक्षणिक तंत्र में शामिल होने के साथ इस तरह की चीजों पर शायद लगाम लग जाएगा। पर हमने ये देखा कि जब तकनीक को इसमें शामिल किया गया तो इस पूरी भ्रष्ट व्यवस्था ने जो जातिवादियों से, भाई भतीजावाद से, भ्रष्ट आरएसएस बीजेपी के लोगों से भरी पड़ी है, उसने इस तकनीक के प्रयोग को ही विफल कर दिया ताकि भविष्य में शैक्षणिक तंत्र में किसी किस्म के सुधारों को आगे बढ़ाने की कोशिशें ही ना की जाएं। ठीक, चलिए, तो क्या है पूरा मामला। ठीक, तो मामला यह है कि भाई भारत में जो शैक्षणिक व्यवस्था है उस पर हमेशा ये आरोप लगते रहे कि भाई परीक्षाओं में नंबर देते समय मास्टर बहुत सारे घोटाले करते हैं। विशेषकर 10th की परीक्षा, 12th की परीक्षा, उसमें इस तरह के आरोप बहुत ज्यादा लगते रहे। और इसी चीज के समाधान के तौर पर तकनीक को यानी टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करने की बात लंबे समय से हो रही थी। और 2026 में बताया गया कि सीबीएसई में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये तो आप जानते हो, उसने एक नई तकनीक शामिल की परीक्षाओं में कॉपियों को जांचने के लिए। उसने एक नई तकनीक इसमें शामिल की जिसे कहा गया ऑन स्क्रीन मार्किंग। ठीक है, ऑन स्क्रीन मार्किंग इसे कहा गया। बड़े रेवोल्यूशनराइज तकनीक के रूप में इसका प्रचार किया गया कि भाई अब तो ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी। और इस ऑन स्क्रीन मार्किंग के तहत क्या किया जाएगा कि भाई जो कॉपियां रहेंगी बच्चों की, उनकी डिजिटल पीडीएफ तैयार की जाएगी। ठीक, और फिर स्क्रीन पर यानी कंप्यूटर पर मास्टर उन्हें देखेगा, जांचेगा, नंबर देगा, फॉर्मेट होगा, उसमें नंबर भरेगा। और इससे होगा यह कि किसी भी किस्म की त्रुटि, गलती होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। हर चीज का डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा और ये सारी चीजें डिजिटलाइज रहेंगी तो बाद में भी इन चीजों को निकाल कर जांचा जा सकता है और गलतियों की गुंजाइश जो है कम हो जाएगी। इस तरह की उम्मीदें यहाँ पर की जाने लगी। ठीक, पर ये पूरा जो ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM का जो पूरा मामला है, जो पहला प्रयोग है, ये प्रयोग अपने पहले ही साल में बहुत बड़ी गफलतों में बदलता हुआ चला गया। आखिर ये पूरा मामला है क्या और किस तरह की गफलतें इसमें की गई, ये हम आपके सामने थोड़ा सा रखते हैं कि आखिर ये कैसे एक प्रयोग जिसका उद्देश्य ये था कि भाई पारदर्शिता लाई जाए कॉपियों की जांचने में लेकर और तमाम सारे आरोपों से मुक्ति पाई जाए, ये एक स्कैंडल या उस भ्रष्ट व्यवस्था ने जो बीजेपी आरएसएस के द्वारा इस शैक्षणिक तंत्र में बना दी गई है, उसने इसे पूरे गफलत में कैसे परिवर्तित कर दिया। ठीक, चलिए, तो इसे हम थोड़ा सा आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि भाई सीबीएसई ने तय किया कि भाई वो अब कॉपियों को डिजिटल मूल्यांकन करेगी और इसमें छात्रों के जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उन्हें स्कैन करेंगी, कंप्यूटर स्क्रीन पर लगाया जाएगा और जो शिक्षक रहेंगे वो कंप्यूटर पर ही उन्हें देखकर नंबर देंगे और इसे OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग कहा गया। ठीक, इसे OSM या ऑन स्क्रीन मार्किंग कहा गया। फिर हम ये देखते हैं कि ये पहले ही साल था, नई नई शुरुआत थी, नया नया अनुभव था और तुरंत ही बड़े पैमाने पे जो भ्रष्ट व्यवस्था बना रखी है जिसमें कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, जहां पे कोई किसी के उद्देश्य किसी शैक्षणिक तंत्र को गुणवत्ता देना नहीं है। आरएसएस बीजेपी के लोग बैठकर यहाँ पर अपने जातिवादी और अपने धार्मिक मंसूबों को पूरा करना चाहते हैं। हमने देखा कि इन लोगों ने मिलकर इस पूरे नवीन प्रयोग को एक बड़े घोटाले में
परिवर्तित कर दिया। तो मामला ये हुआ कि भाई कॉपियों की जांच हुई और कॉपियों की जांच के बाद पता चला कि इसमें कॉपियों की जांच में भारी लापरवाही बरती गई है। शिक्षकों ने क्या किया कि जो डिजिटल मूल्यांकन के दौरान कई शिक्षकों ने बड़े गैर जिम्मेदाराना तरीके से कॉपियां जांची। ठीक है, ये भी आरोप लगे। शिक्षकों ने स्क्रीन पर बिना उत्तर देखे ही नंबर दे दिए या फिर गलत सही प्रश्न लिखे के भी नंबर काट दिए, ये भी आरोप लगा। आरोप ये भी लगा कि भाई जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया जिन कंपनियों के द्वारा, उनके सॉफ्टवेयर खराब थे, सर्वर बहुत धीमे थे, शिक्षकों को सही से कॉपियां दिखाई नहीं देती थी, स्कैनिंग बड़ी खराब की जाती थी, ठीक है, और मार्किंग में भी बेहद गड़बड़ी उनके सॉफ्टवेयरों के द्वारा की जाती थी। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, जब छात्रों ने अपनी कॉपियों के रीवैल्यूएशन यानी पुनर्मूल्यांकन वेरिफिकेशन के आवेदन दिए तो देखा गया कि भाई इसमें बड़े अंतर सामने आए। किसी छात्र के पहले 40 नंबर थे तो बाद में जांच के बाद वो 90 नंबर हो गया। तो इतने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार को यहाँ पे अंजाम दिया गया। ये जो पूरा ओएसएम घोटाला है ये पूरा एक संस्थागत फेलियर का नमूना है। इसमें बात ये नहीं कि मास्टर गैर जिम्मेदार हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी बच्चे की कॉपी ब्लर दिख रही है स्क्रीन पे तो हम शिकायत करें कि भाई इसे सही करो, उस बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। उन्हें मतलब नहीं, उन्होंने उठा नंबर काट दिए उठा के। ठीक, किसी बच्चे का आधी एक पेज पे क्या बोलते हैं आधा आया स्क्रीन पे, अगला उत्तर उसने अगले पेज पे लिखा है, मास्टर ने पूरा देखा नहीं, आधे के नंबर दे दिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बात ये नहीं है कि केवल मास्टर लापरवाही कर रहे हैं, बात यह है कि वो सिस्टम वो पूरी तरह से फेल रहा। वो संस्था जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही थी वो फेल रही, जिनका काम स्कैन करना था वो पूरी तरह से फेल रहे, जिनका काम नंबरों को डिजिटली दर्ज करना था वहां पे भ्रष्टाचार बढ़ता गया, लापरवाही बढ़ती गई। पूरा सिस्टम ही नॉन अकाउंटेबल तरीके से काम कर रहा था। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये जो बच्चे रात दिन पढ़ाई करके 12वीं की परीक्षा में गला काट स्पर्धा में एक एक नंबर के लिए संघर्षरत हैं, उनके जीवनों को हमें कैसे नष्ट करना है इस पर किसी ने कोई चिंतन नहीं किया। बेशर्मों की तरह मास्टरों ने कॉपियां जांची, उन्हें कोई मतलब नहीं था कि ब्लर दिख रही है 0 नंबर दे दो, सुधारने की जरूरत ही नहीं, शिकायत करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, आधा आंसर इस पेज पे दिख रहा है, आधा आंसर पीछे लिखा हुआ है, देखने अगले पेज पे लिखा हुआ है, स्कैन करके या उसे स्क्रॉल करके देखने की जरूरत नहीं है, जितना दिख गया उतने के नंबर दे दो, बाकी को छोड़ दो। तो बड़ी भयानक किस्म की लापरवाही बढ़ती गई। और जिस कंपनी को ठेका दिया गया था सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने का, उसने एक घटिया सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जो हैंग हो जाता था। और उसके अलावा क्या बोलते हैं, जिस कॉपियों को स्कैन करके डिजिटल कन्वर्जन करना था, डिजिटल फॉर्म में लेकर आना था, उन्होंने ऐसी ब्लर स्कैनिंग करी कि कुछ कॉपियों के पेज साफ दिख रहे थे तो कुछ के नहीं दिख रहे थे। किसी की कॉपी कहीं जोड़ दी गई, किसी की कॉपी कहीं स्कैन कर दी गई, मास्टरों ने उल्टी सीधी जांच कर डाली और नंबर भी उल्टे सीधे दे डाली। इस तरह से ये पूरा मामला जो है भयानक किस्म की गफलत में बदलता हुआ चला गया। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि भाई इस मुद्दे को लेके जब विवाद उठा और छात्रों ने कहा कि भाई ये तो बहुत गलत है, लोगों ने एप्लीकेशन लगाई कि भाई इस तरह के स्कैंडल हो गए हैं और हमारे साथ गलत तरीके से ये सब मूल्यांकन कर दिया गया है। ठीक, तो इस पर सीबीएसई ने अपना पक्ष जो है बड़ा खतरनाक लिया। पहले तो उन्होंने अपनी गलती मानने से ही मना कर दिया। आप अंदाजा लगाइए, लगभग 18 लाख छात्र, ठीक है, परीक्षा में शामिल हुए। 10वीं 12वीं दोनों को मिला लो तो 98 लाख से अधिक कॉपियां थी। इतना सारा काम था। ठीक है, और इस पूरे काम को किस तरह से किया गया कि 4 लाख से अधिक छात्रों ने अपनी कॉपियों में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज करी, डिजिटल मार्किंग में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज करी हुई है, किसी की कॉपी सही से स्कैन नहीं की गई, तमाम सारी क्या बोलते हैं शिकायतें यहाँ पे दर्ज की गई। ठीक, लगभग 11 लाख से ज्यादा कॉपियों को दोबारा जांचने की मांग की जा रही है। 13,000 से कॉपियां सीधे तौर पर ऐसी पाई गई जिनमें गंभीर दोष थे, जिनमें आंसर शीट बदल दी गई थी या फिर नंबर सही से नहीं दिए गए थे या फिर कॉपियां ब्लर थी, उनकी गलत चेकिंग कर दी गई थी। इस तरह की स्थितियां थी। ठीक, और ऐसे ही उल्टी सीधी चेकिंग करके, गड़बड़ चेकिंग करके रिजल्ट जारी कर दिए गए और रिजल्ट में कई सारे छात्र फेल हो गए। सीबीएसई का जो रिजल्ट था 12th का, वह ऐतिहासिक रूप से नीचे गिर गया और 88% पिछले साल का जो रिजल्ट था उसके मुकाबले गिर के 85% हो गया। मतलब बड़ी तादाद में छात्र फेल हो गए और उन्हें काफी सारा नुकसान भोगना पड़ा। ठीक, और उसके बाद छात्र फंस गए किसमें, रिवैल्यूएशन के चक्कर में, रिकॉपी की कॉपी चेक करने के चक्कर में। इन सारे
चक्करों में फंस के उन्हें और प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। ठीक, तो ये इंस्टीट्यूशनल फेलियर का एक पूरा टिपिकल उदाहरण है। ये वैसा घोटाला नहीं है, सिस्टम ही फेल है, पूरा शैक्षणिक तंत्र सड़ रहा है। आरएसएस बीजेपी के मक्कार लोग वहां बैठकर अपनी जातिवादी मंसूबे, अपने धार्मिक मंसूबों को पूरा कर रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, और किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, किसी की रुचि ही नहीं है इस बात में कि छात्र मेहनत करके परीक्षा देते हैं, सही से कॉपी जांचनी है, सही से स्कैनिंग करनी है, सही से नंबर देने हैं, चीजों को सुधारने में किसी की कोई रुचि नहीं। ठीक, फिर जब सीबीएसई ने शुरुआत में तो मानने से ही मना कर दिया था कि भाई कोई बहुत बड़ा घोटाला है, उन्होंने कहा थोड़ा बहुत कुछ होता रहता है, वैसा ही है। छात्रों ने आरटीआई लगाई, आरटीआई लगाकर उन्होंने अपनी कॉपियां निकाली और फिर उन्होंने बताया कि कैसे देखिए यहाँ इतनी सारी गड़बड़ी की गई है, और जिन कई सारे छात्र ऐसे थे जिनकी कॉपियों को सही से स्कैन नहीं किया गया था, और स्कैनिंग की गलती हो गई थी। कॉपी में तो उन्होंने पूरा लिखा था, कंप्यूटर स्कैनिंग की गलती हो गई थी और उसे 0 नंबर दे दिए गए थे। ठीक, तो ऐसी स्थितियां हो गई थी। तो कई सारे छात्रों ने अपने उदाहरण यहाँ पे रखे कि भाई किसी ने सही जवाब दिया था तो भी उसके नंबर काट लिए गए, किसी के क्या बोलते हैं, किसी के क्या बोलते हैं पूरा लिखा हुआ था फिर भी उसे कम नंबर दिए गए। और फिर यही नहीं, ये तो नंबर काट ही लिए गए, टोटलिंग, जो टोटलिंग की जाती है नंबर की, वहां भी गड़बड़ी की गई। कई छात्रों के टोटलिंग में नंबरों की गड़बड़ी की गई, सही से उन्हें नंबर टोटल नहीं किए गए, किसी के 90 थे उसे 9 कर दिया गया। ये सब हमें देखने को मिल रहा था। किसी की काफी धुंधली स्कैन की गई थी तो उनके भी नंबर कम कर दिए गए। तो छात्रों के जो आरटीआई से उन्होंने अपनी कॉपियां निकालकर जो उदाहरण दिए वो डराने वाले थे। मतलब सिस्टम क्या इस दर्जे पर मक्कार हो चुका है, मास्टर इस दर्जे पे मक्कार हो चुके हैं कि वो कॉपी जांचते समय ये भी नहीं देख रहे कि किसी बच्चे की कॉपी सही से स्कैन नहीं हुई है कंप्यूटर डिजिटल स्कैनर के द्वारा, तो हम उसकी शिकायत करें। उसके जीवन का सवाल है, उसने लिखा होगा, ओरिजिनल कॉपी मंगाकर मंगाएं, नहीं कुछ सुधार की व्यवस्था नहीं, जो जैसा है करते जाओ। सब अपना काम कर रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, तनख्वाह लेनी है, बाहर में जाओ, तुम्हारे नंबर कम आए कुछ आए, तुम रात में जग जग के पढ़ो, तुम कुछ भी करो। अगर सॉफ्टवेयर खराब है तो हमें क्या करना, हम तो उल्टा सीधा नंबर देकर आ गए, जो था उसे जांच कर आ गए। कोई किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, काला पीला करो और घर निकल लो और तनख्वाह लो लाखों की, और मक्कारी वाली व्यवस्था में मंदिरों में ढोल बजाओ और हिंदुत्व की चाशनी चाटो और लोगों को बताओ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और पूरे सिस्टम को बीमार कर दिया गया। ठीक है, तो इससे छात्रों को बहुत अधिक नुकसान हुआ। ठीक, और नुकसान केवल इतना नहीं था कि उनके नंबर हुए, उन्हें मानसिक तकलीफ हुई। अब गलती सीबीएसई की है, लेकिन रीवैल्यूएशन के लिए जो पैसे भरने हैं वो छात्रों को भरने हैं। ठीक, ये भी बड़ा अजीब स्थिति है, और वो पैसे भी छात्रों को ही देने थे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा आर्थिक घोटाला भी इसके साथ में जुड़ा हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, आरोप लगा के सीबीएसई ने जल्दीबाजी में ये पूरा ओएसएम टेक्नोलॉजी लागू कर दी। जो क्या बोलते हैं मास्टर थे उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी ने सही से सॉफ्टवेयर नहीं बनाए, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी चेक जैसी चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, प्राइवेट वेंडर्स को ये सारे काम दे दिए गए, उन्होंने चालू तरीके से पूरे काम किए और बच्चों के भविष्य खराब कर दिए गए। ठीक, ये सब चीज की गई। इतने में ही जिसे कहते हैं करेला और नीम चढ़ा, सीबीएसई ने इतना ही नहीं, लोगों के नंबर तो गलत कर दिए, फिर उन्होंने कहा कि भाई जो क्या बोलते हैं मूल्यांकन है, इवेल्युएशन है, उसको लेकर भी काफी आरोप लगे कि गलत तरीके से मूल्यांकन किया गया और सही नंबर, उनके सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं कर रहा था, वो भी सही से वहां पे दर्ज नहीं किए गए। ठीक, ये भी चलता रहा। ये सब बातें वहां पे चलती रही, आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। छात्र जो क्या बोलते हैं मास्टर हैं वो सीबीएसई पे आरोप लगा रहे हैं और सीबीएसई मास्टरों पे आरोप लगा रही है, या फिर किसी कंपनी, जो कंपनी इस पूरे सॉफ्टवेयर के ठेके को चला रही थी उस पे आरोप लगा रही है। ऐसे करके आरोप प्रत्यारोप का पूरा खेल चलता रहा, और कुछ मास्टरों को बताया जाता है ब्लैकलिस्ट वगैरह किया इन्होंने और ये सब करने की बात कह रहे हैं। लेकिन जो छात्र थे उन्हें जो मानसिक नुकसान झेलना पड़ा, अवसाद यानी डिप्रेशन झेलना पड़ा, रिश्तेदारों की यातनाएं झेलनी पड़ी। जिस छात्र के 90 नंबर आए थे उसे 9 नंबर दे दिए गए होंगे, उसकी क्या स्थिति रही होगी आप अंदाज लगा सकते हैं। कई सारे छात्र बहुत मानसिक दबाव में थे, आत्महत्या करने तक पे उतारू थे। ये सब बातें भी यहाँ पर बताई जा रही हैं। अपराध बोध, बच्चों को
अच्छा लिखने के बावजूद भी सीबीएसई की गलती से अपराध बोध महसूस कराया गया कि गलती उनके अंदर ही है और उन्होंने नहीं अच्छी पढ़ाई नहीं करी, जबकि वो सही से काम कर रहे थे। ठीक, ये भी है। उसके बाद देखिए, रीवैल्यूएशन के नाम पे लूट का सिस्टम सीबीएसई ने अलग से चलाया। मतलब इतनी सारी गफलतें करी, कम नंबर दिए, सब कुछ गलत किया। उसके बाद रीवैल्यूएशन की नौटंकी भी शुरू कर दी। बताया प्रति विषय रीवैल्यूएशन नहीं, रीवेरिफिकेशन होगा। ठीक है, पहले तो रीवेरिफिकेशन की बात आई। उसके लिए क्या बोलते हैं, 500 रुपए भरने पड़ेंगे। ठीक है, कॉपी की स्कैनिंग लेने के लिए 700 रुपए अलग से देने पड़ेंगे। ठीक है, हर प्रश्न के लिए आप अगर चैलेंज करते हो जिसको आपको शक है तो 100 रुपए अलग से देने पड़ेंगे। टोटल मिलाकर 2 से 5,000 रुपए तक का खर्चा एक बच्चे का होने वाला है। ठीक, ये भी बताया गया। ठीक, और क्या बोलते हैं, बच्चों को इस तरह के आर्थिक नुकसानों से भी गुजरना पड़ा। इसके अलावा कोर्ट कचहरी का तंत्र तो चल ही रहा था। कुछ बच्चे कोर्ट कचहरी तक भी गए, वहां भी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, ये सब स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। उसके बाद कॉलेज में एडमिशनों को लेके छात्रों को परेशानी हुई, जिनके नंबर कम आए हैं। ऑब्वियसली ये सब चीजें जब तक सही हुई तब तक तो देर हो जाएगी। ठीक, तो वो भी एक बड़ी सारी समस्या है। सामाजिक ताना, बेइज्जती, घर में अपमान, वो सब तो बच्चे भोग ही रहे हैं। बच्चों की स्थिति बेहद खराब है। और उससे भी खराब स्थिति कुछ बच्चों ने बताया कि उनके माँ बाप उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। माँ बाप को लगता है बच्चे ही खराब है। ठीक, जैसे सीबीएसई को लगता था ये बच्चे झूठे रो रहे हैं, इन्होंने गलत नंबर लिखे, पढ़ते लिखते नहीं है, फालतू में रोते रहते हैं, परीक्षा थोड़ी खराब है, बच्चे ही खराब है। ऐसा सीबीएसई ने शुरू में यही कह के पूरा मामला नप्ती कर दिया था। वो तो बाद में फिर जब बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा निकला तब सीबीएसई दबी। ठीक, तो ये भी एक बड़ा खतरनाक है। गलती सिस्टम की है और बच्चों को सारी तकलीफों को भोगना पड़ रहा है। ठीक है, रीवैल्यूएशन जो था उस पर रोक लगा दी थी सीबीएसई ने। उसने कहा रीवैल्यूएशन नहीं होगा, केवल रीटोटलिंग होगी। ये भी हुआ, मतलब सारा गलती सीबीएसई की, फिर रिवैल्यूएशन नहीं होगा, रीटोटलिंग होगी। मतलब केवल नंबर टोटल देखे जाएंगे। वो कॉपी द्वारा से मास्टर ने गलत जांची है, सही जांची है, ये नहीं किया जाएगा। फिर जब कोर्ट कचहरी हुई, कोर्ट में लोग गए और बड़े पैमाने पे गलतियां निकली, तब जाकर वो रिवैल्यूएशन के लिए फिर सीबीएसई को झुकना पड़ा और वो फिर जाकर तैयार हुई कि हाँ भाई रिवैल्यूएशन करवा देंगे। सोच के देखिए, मतलब किस स्तर पर ब्लंडर चल रहा है, किस स्तर पे मक्कारी चल रही है कि कॉपियां गलत इनके मास्टर जांचते हैं, खुलेआम जांचते हैं, ब्लर कर देते हैं स्कैनिंग में। इनका सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं करता, वो रीटोटलिंग गलत कर देता है, टोटल गलत कर देता है, सब गलत कर देता है। उसके बाद बच्चे कहते हैं कि भाई ये देखिए हमने तो आंसर लिखा है, आपकी कंप्यूटर स्कैनर ने उसे सही से स्कैन नहीं किया इसलिए वो दिख नहीं रहा। तो वो कहते हैं नहीं भाई रीटोटलिंग हो जाएगी, रीवैल्यूएशन नहीं होगा। अब अंदाजा लगाइए, मतलब बच्चे की गलती नहीं है लेकिन सीबीएसई अपनी नौटंकी तैयारी कर रही है। फिर कोर्ट गए, कोर्ट में जाके विवाद हुआ, कोर्ट ने दबाव बना, तब जाके कहीं फिर रिवैल्यूएशन के लिए तैयार होते हैं और उसके लिए भी 2 से 5,000 रुपए तक का खर्चा यहाँ पे लगने वाला है। ठीक, ये भी ध्यान रखिए। और सीबीएसई इसका पूरा ठीकरा मास्टरों के सर पड़ रही है कि उनकी गलती है। मास्टर कह रहे हैं सॉफ्टवेयर की गलती है, सिस्टम की गलती है, और असलियत में पूरा सिस्टम भगवाकरण जो किया गया शिक्षा का, गलती उसकी है। ठीक, उसने पूरे सिस्टम को ही करप्ट कर दिया है। अयोग्य, मक्कार, धर्मांध और आरएसएस के कृपात्र लोग यहाँ पे बैठे हैं और वो उनकी स्थिति किसी चीज को सुधारने में नहीं है, सिस्टम को करप्ट करने में ही। ठीक है, ये सब है। छात्रों ने विरोध किया, आंदोलन किया, कई सारी जगह विरोध हुए, सीबीएसई के हेडक्वार्टर वगैरह तमाम सारी जगह घेराव किए गए, भूख हड़ताल हुई, और दिल्ली में और पटना में तमाम सारी जगह ये सब हुआ। हमारे देश का जो सुअर मीडिया है उसने किसी को कुछ नहीं दिखा, वो बताता ही नहीं है कि देश में कोई आंदोलन चल रहा है। छात्रों की परेशानियां, 18 लाख से ज्यादा छात्र जो हैं उनके साथ बीजेपी की सरकार ने आरएसएस के साथ मिलकर ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर दिया है, ये सब भारत का मीडिया किसी को नहीं बताता। आप पेपर उठा के देखेंगे तो मुल्ला मुल्ली, बकरा बकरी, यही सब छप रहा है। ठीक, सिर्फ सांप्रदायिक बातें पेपर में मिलेंगी, हर दूसरी खबर सांप्रदायिक है। और जो जनता के मुद्दे हैं वो तो पेपर से गायब है। मैं दैनिक भास्कर की बात बता रहा हूँ। ठीक, बाकियों के तो हाल क्या हो, ये कुछ नहीं दिखाया जा रहा इस मीडिया के द्वारा। मीडिया की कोई इच्छा नहीं है कि वो बच्चों को तकलीफों को, जनता की तकलीफों को क्या बोलते हैं बताए। इनफैक्ट चीजों को छुपाया जा रहा है, पता ना चले लोगों को कि बच्चों के साथ इतने बड़ा डांका इस बीजेपी की सरकार ने डाल दिया।
ठीक, इसे थोड़ा समझिए। फिर कुछ छात्रों का यह भी कहना है कि भाई देखिए, आरटीआई के तहत अगर हम जानकारी निकालते हैं कॉपी की तो 2 रुपए पर पेज के हिसाब से जानकारी मिल जाती है। ठीक, लेकिन जब हम रीचेकिंग का फॉर्म भरते हैं तो 500 रुपए से 1000 रुपए वसूले जाते हैं। आप मजाक देखिए, आरटीआई के तहत उसी पेज को निकलवाओगे 2 रुपए पर पेज, और आप रीचेकिंग के लिए भरते हो तो 500 से 1000 रुपए बच्चों के खर्च हो जा रहे हैं। ठीक, तो सीबीएसई इसमें भी पैसे कमा ले रही है, ये भी आरोप लग रहे हैं। ठीक, ये सब तमाश भी चल रहे हैं। ठीक, फिर ये भी आरोप लगाया गया कि एक मॉडरेशन पॉलिसी हुआ करती थी, अगर कॉपी में कोई प्रश्न गलत आ जाए या फिर किसी कारणवश पेपर कठिन आ जाए तो होता यह था कि बच्चों को ग्रेस मार्क दे दिए जाते। सीबीएसई ने वो ग्रेस मार्क सिस्टम भी खत्म कर दिया। ठीक है, और एक तरफ बच्चों की कॉपियां गलत जांची जा रही हैं और ग्रेस मार्क देकर पास करने का सिस्टम भी खत्म कर दिया गया। इससे भी बच्चों को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। ठीक, ये सब भी चलता दिखाई दे रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए किस स्तर पे ये पूरा मामला बड़ा खतरनाक है। ठीक, बड़ी खतरनाक स्थितियों पे ये चल रहा है। फिर जो समाज का कमजोर वर्ग के छात्र हैं, एससी एसटी ओबीसी के छात्र हैं, सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने। अब 2 से 3 हजार रुपए या 5-5 हजार रुपए रिवैल्यूएशन रिटोटलिंग जो भी है उसके पैसे वो कहाँ से लाएंगे, एक बड़ी समस्या है। उसके बाद अगर वो ये पैसे नहीं भरते हैं तो उन्हें गलत अच्छा लिखने के बावजूद भी गलत नंबर के साथ रहना पड़ेगा, या फिर वो अगले साल फिर से पेपर दें तो ड्रॉप ईयर करना पड़ेगा। उसके पैसे कहाँ से आएंगे, उनका साल खराब हुआ, उसकी कोई जवाबदेही कोई देने को तैयार नहीं है। अच्छे नंबर अगर उनके होते, सही से कॉपी जांची जाती तो अच्छे सरकारी कॉलेजों में उन्हें एडमिशन मिल जाते, वो उन्हें नहीं मिल पाए। इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा, पता नहीं, कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और अगर वो प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो अब उन्हें बहुत सारी फीस देनी पड़ेगी, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा, कोई भी जिम्मेदारी लेने को यहाँ पे तैयार नहीं है। सवाल के जवाब देने के लिए सिस्टम जो है वो नदारत है, क्योंकि सिस्टम सुअर है, पिग, ये पिग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और उन्हें गंदगी खाने के अलावा और मुंह से गंदगी निकालने के अलावा, मुल्ला मुल्ली इसके अलावा कोई भी चीज में रुचि नहीं। बीजेपी आरएसएस की सरकार को किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। ठीक, उन्हें सिर्फ अपने सांप्रदायिक एजेंडे से मतलब है। देश बर्बाद हो रहा है, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, कुछ लेना नहीं है उन्हें। सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, इसके अलावा सारी संस्थाओं को नष्ट कर देना, शिक्षा को भ्रष्ट कर देना, यही उनके उद्देश्य दिखाई देते। ठीक, एक आरोप यह भी लगा है कि जब सीबीएसई को यह पता चला कि बड़े पैमाने पे बच्चे फेल हो रहे हैं तो उन्होंने अंदर से नॉर्मलाइजेशन जिसे कहते हैं, ठीक है, यानी छात्रों को कुछ औसत नंबर दे दिए ताकि कुछ बड़ी तादाद में छात्र फेल ना हो, और क्या बोलते हैं जिनके खराब नंबर भी थे उन्हें भी मिल गए होंगे इसमें नंबर, ये भी देने के आरोप यहाँ पे लग रहे हैं। अब इसकी प्रमाणिकता क्या है ये तो अभी सिद्ध नहीं हो सकती। ठीक, ये सारे मामले हमारे पास मौजूद हैं। तो दर्शकों, ये सीबीएसई का ओएसएम घोटाला है, ठीक, स्कैंडल है, और ये आप इसे उस तरह का स्कैंडल मत देखिए, ये एक सिस्टम के फेल हो जाने का परिणाम है। हमारी देश की शिक्षा व्यवस्था जो है वो फेल हो चुकी है। आरएसएस और बीजेपी के लोग जो इसमें भर गए, जिन्होंने अपने सांप्रदायिक जातिवादी एजेंडों के लिए शिक्षा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है, वो अब इतनी गहराई तक बीमार हो चुकी है कि इसमें अब सुधार की कोई गुंजाइशें नहीं दिखाई देती। ये लोग सिस्टम में इतनी गहराई तक, अयोग्य, मक्कार, जुगाड़ से पहुंचने वाले लोग सिस्टम में इतनी गहराई तक व्याप्त हो चुके हैं कि आप ये उम्मीद मत करिए कि ये अगले साल फिर से नहीं होगा। जैसे नीट का घोटाला देख लीजिए, 24 में हुआ, फिर हो गया, 100 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, फिर भी जो प्रधान साहब हैं वो अभी भी वहीं पे पद पे बने हुए हैं, किसी के इस्तीफे नहीं होते। ऐसे ये सीबीएसई इतना सब काला पीला करके भी कुछ नहीं होगा, सब वहीं पे बने रहेंगे। 2-4 मास्टरों के ब्लैकलिस्ट करने के अलावा कुछ नहीं होने वाला, पूरा भ्रष्ट तंत्र वहीं पे बना रहेगा, क्योंकि आते हैं आरएसएस कोटे से आते हैं। ठीक, तो कुछ नहीं होने वाला, सिस्टम को खराब कर दिया गया है और इसमें आप ज्यादा उम्मीदें मत करिए। ठीक, अब जो नियति है इस देश की वो ये है कि बच्चों को अपने रात दिन पढ़ाई करके पेपर भी देने, ठीक, और उसके बाद परीक्षाओं के घोटाले हो जाएंगे, कम नंबर दिए जाएंगे, परीक्षाओं के घोटालों के बाद फिर बच्चों को आंदोलन भी करने हैं और आंदोलन करके पुलिस के लठ भी खाने। ठीक, और
अपनी नौकरी, अपने नंबरों को बचाने के लिए लठबाजी भी खानी है। शायद यही नियति है बच्चों की। ठीक, और यही सिस्टम बन गया है अब कि अब आप पढ़ाई करें, रात दिन पेट काटें, आपके माँ बाप क्या बोलते हैं, पैसा काटें, तो बड़ी बड़ी कोचिंग में जाएं, तैयारी करें, परीक्षा दें, परीक्षा में भ्रष्टाचार हो जाए, तमाम किस्म से नंबर कट जाएं, पेपर लीक हो जाए, उसके बाद आंदोलन करें, लठ खाएं, पिछवाड़े लाल करें, और उसके बाद ढाक के तीन पात सुअर प्रधान जी वहीं पे रहेंगे, उनकी नौकरी तो जाने वाली नहीं है, और सब वहीं पे रहेंगे, किसी का कुछ नहीं होगा। ठीक, किसी का कुछ भी नहीं होने वाला, सब मस्त मौज में सब चलता रहेगा, जैसे पहले से इस देश में सब कुछ मौज मस्ती में चल रहा है, कोई सुधार नहीं होने वाला। ठीक, यही स्थिति है। पेपर घोटाले पे पेपर घोटाले, सब यही खुलेआम चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी एसएससी घोटाला हो जाता है, कभी नीट घोटाला हो जाता है, कभी गेट घोटाला हो जाता है। लगातार पेपर लीक और परीक्षा भर्ती घोटालों से ये देश परेशान है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ा प्रश्न है। ठीक, अब वो लोग कहां पर हैं, हिंदू सुख में डूबे हुए लोग आखिर हैं क्या उन्हें पता भी है उनके बच्चे आखिर क्या भोग रहे हैं? मुसलमानों को तो छोड़ दीजिए, हिंदू सुख में डूबे लोगों से प्रश्न है कि नीट की परीक्षा, सीबीएसई की परीक्षा, ये तो समाज का एक सम्रांत वर्ग, एक ठीक ठाक खाता पीता वर्ग इस परीक्षाओं को देता है। उन्हें अपने माँ बाप से बच्चों को एक प्रश्न पूछना चाहिए कि कहाँ हैं वो, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, मंदिरों में ढोल लगा रहे हैं, हिंदू सुख में डूबे हैं कहां पर? क्या वो अपने बच्चों के भविष्य को बचा सकते हैं इस भ्रष्ट व्यवस्था से? ठीक, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और आखिर इसकी किस जिम्मेदारी है, किसकी? सबसे बड़ा जो मूल प्रश्न है कि ये लगातार पूरी शैक्षणिक व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो चुकी है, इसकी जिम्मेदारी है किसकी, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? ठीक, ये बड़े गंभीर प्रश्न है। मैं सिर्फ यही कहूंगा, मैंने पहले भी कहा है कि अनैतिक और भ्रष्ट माध्यमों से बनी हुई ये जो सरकार है, ये कोई नैतिक, पारदर्शी और ईमानदार व्यवस्था की स्थापना करेगी। ये आपका एक स्वप्न था, ये हिंदुओं का स्वप्न था कि धर्म के आधार पर सत्ता लिए हुए पूंगा पंडित लोग मंत्री प्रधानमंत्री बनकर बैठेंगे और ये एक ईमानदार व्यवस्था की स्थापना करेंगे। अरे वो खुद ही अनैतिक भ्रष्ट कृत्यों से सत्ता हथिया के बैठे, वो कोई ईमानदार व्यवस्था की स्थापना कैसे कर सकते हैं? ईमानदार व्यवस्था, नैतिक पारदर्शी व्यवस्था की स्थापना वही कर सकता है, वही सरकार कर सकती है जो सत्ता में ईमानदारी से आई हो, योग्यता से आई हो, जन लोकप्रियता से आई हो। वोट चोरी करके, सांसदों को खरीद के, फर्जीवाड़ा करके, फर्जी जजों से अपने पक्ष में निर्णय करवा के, दूसरों के सांसदों को चुरा के जो सरकार सत्ता में हो, वो क्या ईमानदार और नैतिक पारदर्शी व्यवस्था बनाएगी? हिंदू अपने आप से पूछें, क्या उन्हें नहीं पता कि ये सरकार जो सत्ता में बैठी है किस तरह से सत्ता में आई है, और जो इतनी अनैतिक, बेईमान, अपारदर्शी है, वो आपको एक ईमानदार सिस्टम देगी? आपको ऐसा लगता है कि ये लोग जिन पे ऊपर तमाम सारे आपराधिक कृत्य हैं, आरोपित हैं, ये एक ईमानदार शैक्षणिक व्यवस्था बना देंगे जिसमें नीट की परीक्षा ईमानदारी से होगी, जिसमें सीबीएसई की परीक्षा ईमानदारी से होगी, सारी परीक्षाएं ईमानदारी से होंगी? ऐसा लगता है आपको? ठीक, बोए पेड़ बबूल का तो आम कैसे हो? हिंदुओं ने बबूल का पेड़ बोया है, अब वो 11-12 सालों के बाद ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें से आम निकल आएंगे। अरे आम नहीं निकलेंगे भाई, कांटे ही निकलेंगे, इसका कोई विकल्प नहीं है। भ्रष्ट अनैतिक सरकार भ्रष्ट अनैतिक व्यवस्था को अंजाम देती है, ईमानदारी से बनी सरकार ईमानदार व्यवस्था को अंजाम देती है। यही होता है और यही होता रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भ्रष्ट अनैतिक और मक्कार लोग कोई ईमानदार व्यवस्था बना दें। ठीक, तो अब जो हिंदू सुख में डूबे लोग हैं, उन्हें खुद, उनके बच्चों को खुद वो भोगना पड़ रहा है जो उनके माँ बाप ने पिछले 11 सालों में वोट देकर जिस व्यवस्था को खड़ा किया है, वो व्यवस्था इनके बच्चों को खा रही है, इनके बच्चों के भविष्य खराब कर रही है। कितने बच्चों ने अभी नीट परीक्षा के बाद आत्महत्या कर, और ये कितने बच्चों के भविष्य सीबीएसई घोटाले में खराब कर दिए गए, इनके नंबर कम कर दिए गए, और जीवन भर इन कम नंबरों के साथ ये कहीं अच्छी नौकरी नहीं पा पाएंगे।
याद करो आपने जिस भ्रष्ट अनैतिक व्यवस्था को धर्म के नाम पर सत्ता दी थी, अब उसके परिणाम भोगने तैयार रहो। ठीक, चलिए दर्शकों, तो इससे हम यहां से समअप करते हैं। मामला बेहद गंभीर है, तकलीफदायक भी है उन बच्चों के लिए। मुझे बड़ा रोष है जिनके माँ बापों ने वोट दे देकर इस सिस्टम को सत्ता में लाए। ठीक है, उनके लिए मुझे बड़ी संताप और संवेदना है उन बच्चों के प्रति, लेकिन उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक, समस्या यह है कि वोट दे दे के मक्कारी पर, मंदिर के लिए, धर्म के लिए गुंडे बदमाशों को सत्ता पे बिठा दिया, और जब वो इस पूरे सिस्टम को करप्ट कर दिए तो अब रो रहे हैं, अरे अब हमारे नंबर कट गए। और अभी भी हिम्मत नहीं है सरकार से लड़ जाने की, अभी भी सिस्टम से लड़ाई लड़ी जा रही है। अरे शिक्षा मंत्री को हटाने से क्या होने वाला है? ठीक, वो तो उस भ्रष्ट व्यवस्था का एक छोटा सा अंग है, दूसरा बैठ जाएगा। यहां तो पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है, पूरा सिस्टम ही करप्ट है। आप सोच के देखिए कि मास्टर ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर, यूट्यूब पर पॉडकास्ट करके, कि भैया हम क्या करें, वो तो हमें जो डिजिटल स्कैन कॉपी दी गई थी उसमें बच्चे की कॉपी ब्लर थी, तो हमने 0 नंबर दे दिए। यार मतलब किस तरह के गैर जिम्मेदार व्यक्ति हो। अगर किसी बच्चे की कॉपी में आपको कॉपी नहीं दिख रही किसी तकनीकी खामी के कारण, तो आप शिकायत करिए, उस बच्चे का भविष्य थोड़ी खराब कर दोगे। तो किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मास्टरों ने ब्लर कॉपियां जांच दी, उल्टे सीधे नंबर सॉफ्टवेयर में भर दिए, सॉफ्टवेयर गड़बड़ था, नंबर सही हो, किसी को कुछ नहीं जांचना, बच्चे मरे तो मरते रहें, कोई अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं है। सब भ्रष्ट व्यवस्था के पोषित लोग हैं, मजे से तनख्वाह ले रहे हैं लाखों की, और सिस्टम के ऊपर सुअरों के समान बोझ बन के बैठे हुए। सुअर तो अच्छा प्राणी होता है, गंदगी खाता है, सफाई करता है, ये गंदगी फैला रहे हैं। और अब कब तक हिंदू सुख में डूबे रहोगे? ये तो आपके घरों तक पहुंच गया ना, 10वीं 12वीं तक पहुंच ही गया। अब क्या 5वीं पहली दूसरी की कॉपियां भी आउट करवाओगे? यही रह गया है कि पहली दूसरी 5वीं नर्सरी के बच्चों की भी कॉपियां जांच में फर्जी हो जाए। ये वही स्कैंडल और बचे। शायद हम ये भी देख लें कि नर्सरी के बच्चों का स्कैंडल हो गया, उनकी कॉपियां गलत जांच ली। यही और बचा हुआ है, और ये कर भी कह सकते हैं अयोग्य मक्कार लोग, और क्या कर सकते हैं। ठीक, भ्रष्ट अनैतिक सरकार भ्रष्ट अनैतिक व्यवस्था को ही जन्म देगी। ठीक है, कोई बेहतर व्यवस्थाएं थोड़ी बना देगी। चलिए दर्शकों, तो इससे मैं यहां से समाप्त करता हूं। काफी दुखद मामला है, अगर आप इसकी गहराई से पड़ताल करेंगे तो आप इसके बच्चों की, उन छात्रों की उन तकलीफों को शायद समझ पाए। वो 18 लाख छात्र जो उस समय तकलीफों से गुजर रहे हैं,